चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे पूरे एनसीईआरटी के सेल चैप्टर के, है ना। एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। हैंड डालेंगे, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यही था कि किस टाइप का सेल डिवीजन ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है और किस टाइप का सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब सेक्स सेल, है ना। गैमेट मतलब क्या होता है? गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल्स, जो कि मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में होते हैं ओवम या एग। ओवम या क्या बोलते हैं? एग। तो जब ये बनते हैं तो ये किससे बनेंगे? आपके मेल के ही सेल से बनेंगे और ये फीमेल के ही सेल से बनेगा। बट जब ये बनता है तो इसके पास पूरे 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। कितने होते हैं? उसके आधे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और वैसे ही जब एग बनता है तो उसके पास भी कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स ही आते हैं। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे ना, तब बनेगा 46, जो कि जाइगोट में कितना आ जाएगा? 46 क्रोमोसोम। जाइगोट ही बनता है ना। क्या प्रोसेस का नाम क्या होता है? हाँ, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और उसमें बनता क्या है? एक सिंगल सेल जाइगोट, जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 23 दोनों से। समझ रहे ना? तो ये भी सेल डिवीजन से ही बना है, स्पर्म और ओवम। और अगर एक सेल से एक और नया सेल बनना है ग्रोथ के लिए, अब सोचिए आप जब छोटे थे तो आपके बॉडी पार्ट्स भी छोटे थे ना, पर डेवलप हो गए थे। अब उनको बस बड़ा होना है, ग्रोथ होनी है। जैसे आपके कान डेवलप हो गए थे जब आप छोटे थे, तो जब पैदा हुए थे तो आपके लंग्स, आपका स्टमक, एवरी ऑर्गन सब डेवलप हो गया था, बन चुका था, बट बड़ा नहीं हुआ है। तो अब वो कहलाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे होती है? जब वहीं के सेल डिवाइड होकर के न्यू सेल्स बनाते हैं, तो वो न्यू सेल्स एक जैसे होते हैं। तो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए सेल्स एक जैसे होते हैं, तो वो कॉपी होते हैं एग्जैक्टली। तो उनके पास पूरे 46 क्रोमोसोम्स के 46 क्रोमोसोम्स कॉपी होंगे, नया सेल बनेगा। बट यहां पर सेल डिवीजन में स्पर्म एंड ओवम बनता है, जिसमें आधे क्रोमोसोम्स का ही ट्रांसफर होता है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों टाइप, दोनों सेल डिवीजन से ही बन रहे हैं। गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स भी सेल डिवीजन से बन रहे हैं, और नए नए सेल्स ग्रोथ के लिए वो भी हमारे सेल डिवीजन से ही बन रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस है। इस वाले को अपन कहते हैं मिटोसिस, ग्रोथ एंड रिपेयर वाले के लिए, और इसके लिए अपन बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, चलो लिखना इसमें हाइफन डाल करके। हैंड डालिए ना सभी, सेल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन लिखना इसमें। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स। न्यू सेल्स, न्यू सेल्स, न्यू सेल्स आर formed in organisms, in organisms, in order to grow, in order to grow। जरूरी क्यों है सेल डिवीजन? क्यों जरूरी है ग्रोथ होने के लिए? in order to grow, कॉमा, टू रिप्लेस ओल्ड, जो डेड हो जाएंगे सेल्स उनको रिप्लेस करने के लिए भी तो हमें नए सेल्स चाहिए ना। जैसे आरबीसी होता है, आरबीसी आपके ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल, सुने नाम? इनकी लाइफ ही होती है 125 डेज की। मतलब 125 दिन के बाद वो आरबीसी जो सेल है वो डेड हो जाएगा। तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म जिससे नए आरबीसी बन रहे होंगे, वरना एक समय आएगा कि आरबीसी पूरा डेड हो जाएगा, कोई आरबीसी नहीं बचेगा आपकी बॉडी में, आपका ब्लड रेड से कलरलेस हो जाएगा। और ऑक्सीजन ट्रांसफर कौन करेगा? आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है, जो आपका ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, हर सेल तक लेके जाता है ब्लड का, ब्लड से। समझ रहे? वरना लंग्स तक आता है ऑक्सीजन। आप जब इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन कहां तक आता है? लंग्स तक ही आएगा। पर उसको हर सेल तक कौन पहुंचा रहा है? ब्लड। ब्लड में भी कौन? आरबीसी का हीमोग्लोबिन। समझ रहे हैं क्या? तो आरबीसी भी सेल है जो डेड होते जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल बनने चाहिए ना। आप ब्लड डोनेट कर देते हो, तो ब्लड डोनेट करने के बाद बोलते 3 महीने तक ब्लड नहीं देना चाहिए वापस। क्यों?
क्योंकि वो 3 महीने का टाइम लगता है आपके ब्लड को फिर से रिकवर करने का। वो सेल्स जो चले गए आपकी बॉडी से, वो वापस से 3 महीने में क्या होते हैं, रीग्रो होते हैं, नए आते हैं। हाँ, तो वो हाँ वापस से वो रेशियो में आ जाए, जितना आरबीसी आपके एक हेल्दी बॉडी में होना चाहिए। एक काउंट होता है ना उसका भी, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो उसमें पूरा काउंट आ जाता है कि आपके ब्लड में इतना आरबीसी है, इतना डब्ल्यूबीसी है, इतने प्लेटलेट्स हैं। तो वो एक नॉर्मल वैल्यू होती है जो हर नॉर्मल पर्सन में होने चाहिए। अगर आप बीमार हो रहे हो तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो जाता है ना। जैसे आपको डेंगू वेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है आपकी बॉडी से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ब्लड टेस्ट ही सबसे बेस्ट तरीका होता है डायग्नोस करने का कि आपकी बॉडी में सब सही चल रहा है कि नहीं। कुछ अनवांटेड पैथोजेंस घुस गए हैं तो दे विल ट्राई टू किल दीज सेल्स, तो उससे आपकी तबीयत बिगड़ेगी। फिर पता चलेगा कि कुछ क्या कम हुआ है। समझ रहे? ओके, चलो। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड कॉमा डेड। ओल्ड को रिप्लेस करेंगे, डेड को रिप्लेस करेंगे, और इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करेंगे, जो सेल इंजर्ड हो चुके हैं, एंड इंजर्ड सेल्स, एंड टू फॉर्म गैमेट्स, एंड टू फॉर्म गैमेट्स, एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। गैमेट्स का रिक्वायरमेंट क्या है? रिप्रोडक्शन के लिए, रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो इतने चीजों के लिए हमें सेल डिवीजन की जरूरत है। नए सेल्स मतलब ग्रोथ के लिए, पुराने को रिप्लेस करने के लिए, जो डेड हो गए हैं, जो इंजर्ड हो गए उनको रिप्लेस करने के लिए, प्लस सेक्स गैमेट बनाने के लिए। इन सभी में क्या होता है? सेल डिवीजन। ठीक है, हाँ। पेरेंट से ही ट्रांसफर होते हैं, ब्लड से जाता है ना, तो वहीं फिर फॉर्मेशन होता है ब्लड का भी। ठीक है, चलो, फुल स्टॉप। देर आर टू मेन, अच्छा फुल स्टॉप। द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच the process by which new cells are made new cells are made is called cell division, is called cell division। ये सेल डिवीजन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिविजन। ठीक है, अब इसके दो टाइप पढ़ते, नीचे लिखेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, there are two types of cell division, there are two types of cell division। फर्स्ट लिखना A, मिटोसिस, मिटोसिस, एंड यहीं पे B लिख लो, मियोसिस। एक साथ तरह नाम लिख लो, फिर अपन एक एक पैराग्राफ दोनों का लिख करके डायग्राम बनाएंगे। मियोसिस, MEIOSIS। तो हमारा जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो ग्रोथ के लिए काम आएगा वो मिटोसिस है, और जो गैमेट बनाने के काम आएगा वो मियोसिस है। कंफ्यूज नहीं होंगे नाम में। ठीक है, चलो नीचे लिखना, दोनों को एक एक पैराग्राफ में लिखते हैं। नीचे लिखो, द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन by which most of the cells, by which most of the cells, by which most of the cells divide for growth, divide for growth, divide for growth is called mitosis, is called mitosis। अंडरलाइन कर लेंगे मिटोसिस में। मिटोसिस का डिवीजन का मेन मोटिव क्या है? ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ एंड रिपेयर दोनों लिख सकते हैं। इज कॉल्ड मिटोसिस, फुल स्टॉप। इन दिस प्रोसेस, अब इसमें होता क्या है? इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल,
each cell called mother cell. मदर सेल वो है जो डिवाइड होने वाला है, और बनेगा क्या? डॉटर सेल. each cell called mother cell, each cell called mother cell divides to form, divides to form, divides to form two identical, two identical daughter cells, two identical daughter cells having same number of chromosomes, having same number of chromosomes. हमारे में कितने क्रोमोसोम्स? 46, 23 पेयर्स में, having same number of chromosomes. ठीक है. it helps in ये ग्रोथ, ये डिवीजन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, it helps in growth and repair of tissues in organisms, of tissues in organisms. ठीक है. तो ये हो गया हमारा मिटोसिस. ठीक है. आप लोग सेल का भी डायग्राम अभी नहीं बनाया हो ना? प्लांट सेल, एनिमल सेल का भी डायग्राम बनाना है ना? ठीक है, चलो उसका डायग्राम बना लो. सेल डिवीजन वाला मिटोसिस का. ये हमारा सेल है. ठीक है, ये मदर सेल है हमारा, मदर सेल. और इससे दो डॉटर सेल बनाएंगे, और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 ही रखेंगे. भले शेप साइज हम क्रोमोसोम्स का अलग कर देंगे, है ना, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 4. ये हमारे डॉटर सेल्स. ठीक है. उसमें क्या होगा? यही दो और बार डिवाइड होकर के आधे आधे हो जाएंगे, तो वहां पे दो दो ही रखेंगे अपन. अभी जैसे अपन चार को, चारों को डिवाइड करके चार चार दिए दोनों में, पर वहां पे चार डिवाइड होकर हाँ 4 बनेंगे, पर सब में दो दो होंगे. ठीक है. हाँ, इसको बनाओ. इसको बना लिए. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मियोसिस के लिखेंगे. नीचे लिखना, देखिए, स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि हर सेल से नहीं बनेगा ना ये. हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सुने ना नाम? मेल में टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म, और फीमेल में ओवरी बनाते हैं एग. तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनसे ही बनते हैं सेक्स गैमेट सेल्स, है ना. तो इसलिए लिखे स्पेसिफिक सेल, हर कोई सेल स्पर्म नहीं बनाएगा. तो स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्लांट्स में वो नाम क्या होता है? पॉलन बोल देते हैं ना अपन, पॉलन. वहां स्पर्म नहीं होता, वहां पॉलन और ओवम. एग तो दोनों में सेम है, ओवम एग, बट यहाँ पे स्पर्म है मेल वाला, और वहां पे मेल वाले का नाम क्या है? पॉलन. हाँ, क्या लिखे? इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स.
which after fertilization, which after fertilization, which after fertilization give rise to, give rise to offspring, reproduction है ना, offspring. Full stop. They divide by, they divide by, they divide by a different process called, a different process called meiosis. Different process called meiosis, which involves, which involves, which involves two consecutive divisions. Two consecutive, consecutive मतलब एक के बाद एक दो डिवीजन होंगे. टू कंजिक्यूटिव डिवीजन, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे. टू कंजिक्यूटिव डिविजन्स. तो स्टॉप. When a cell divide by meiosis, when a cell divide by meiosis, it produces four new cells. It produces four new cells having half the number of chromosomes. Having half the number of chromosomes. Having half the number of chromosomes than that of the mother cells. Then that of mother cell. Then that of mother cell. समझ गए क्या? ठीक है, इसका डायग्राम बनाना. एक सेकंड. ठीक है, तो ये आपका मियोसिस. मेल में इन्हीं सेल को स्पर्म बोलेंगे, फीमेल में इन्हीं सेल को हम ओवम या एग बोलेंगे, जिनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल का मैं डायग्राम एक भेजूंगा, वो बनाना आप लोग, है ना. इसको, इसमें आप लिख लेना, इसको लिख लेना मदर सेल, इसको लिख लो मदर सेल, और ये आपके चार डॉटर सेल्स. ठीक है, हाँ यहाँ पे ले लो. तो यहाँ पे करवा लो.
आगे क्या सर? ठीक है, चलिए कुछ नोट में ना कुछ डेफिनेशन एक आध और लिखवा रहा हूं, उसको लिखना, नोट करके लिखियो। आज एसएससी क्लास आज है क्या टाइम टेबल में? तो ट्यूसडे और थर्सडे बोल रहे ना, तो आज थर्सडे है क्या? कुछ भी खुद ही बोल रहे ट्यूसडे और थर्सडे, और फिर आज आप रखे होगे, क्यों रखूंगा मैं आज? चलो चलो, एक डेफिनेशन लिखो नीचे। हो गया ये, हटाओ। हाँ, डेफिनेशन में लिखो, प्लाज्मोलिसिस, PLASMOLYSIS, इसको डिफाइन करते हैं। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है? लिखो इसमें नीचे। when a plant cell when a plant cell is placed in a when a plant cell is placed in a when a plant cell is placed in a hypertonic solution, hypertonic solution, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जिस बीकर में वो सेल प्लेस्ड है ना, उसका कंसंट्रेशन यानी कि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो सेल से सॉल्वेंट बाहर की तरफ आएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस होता है, हाइपोटोनिक में एंडोऑस्मोसिस। और आइसोटोनिक में कुछ नहीं होगा, ना एंडो होगा ना एक्सो होगा, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। हाँ, तो क्या लिखे? इस प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉमा देन एक्सोऑस्मोसिस अकर्स, देन exoosmosis occurs then exoosmosis occurs from the central vacuole of the plant cell, from the central vacuole of the plant cell, central vacuole of the plant cell, full stop. The protoplasm starts separating from the cell wall, the protoplasm starts separating from the cell wall, from the cell wall, and is finally completely separated, and is finally completely separated, completely separated, and is finally completely separated. Full stop. This condition, when a fully, when a fully, when a fully टर्जिड, TURGID, टर्जिड का मतलब क्या होता है लिखना? स्वोलन प्रोटोप्लाज्म, स्वोलन प्रोटोप्लाज्म cell changes into a flaccid, FLACCID, flaccid cell, जिसके ब्रैकेट में लेंगे श्रंकन प्रोटोप्लाज्म। श्रंकन मतलब जो श्रिंक हो गया है,
लिख लो, फिर मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है, पूरा डेफिनेशन का। श्रंकन प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझना। जैसे ये हमारी सेल वॉल है ना, ये बाहर एक सेल वॉल होती है ना प्लांट के पास, जो फुल्ली परमिएबल है। तभी तो देखो खाली मतलब खुली है चार जगह से, है ना, ताकि कोई भी चीज इसके अंदर से एंटर कर सके। तो फुल्ली परमिएबल क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अंदर तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल है, वो रोकेगा ना। हम जाने देते हैं अंदर तो एक और कवरिंग है जो रोक लेगा चीजों को। और उस अंदर कवरिंग में प्लांट सेल के पास क्या होता है, एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस कहां होता है, साइड में होता है। समझ रहे हैं? तो आपको पहचानने का दो तरीका है प्लांट सेल को। पहला तो आप सेल वॉल देखकर ही पहचान जाओगे, पहला आप सेल वॉल देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, वो सीधा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होगा डायरेक्ट ऐसे। दूसरा तरीका वैक्यूल, जिसमें आपको बड़ा दिखेगा, जिसके कारण न्यूक्लियस साइड में हो जाएगा, तो वो आप पहचान जाओगे कि ये प्लांट सेल है। ठीक है, अब आपने इसी प्लांट सेल को एक बीकर में डाला, जिससे क्या हुआ, प्लांट सेल का क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया? तो इसका जो भी अंदर का सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सेल वॉल को छोड़ करके अंदर सिकुड़ जाएगा। अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये किस टाइप का सेल है पता है? इस टाइप का। किस टाइप का? फुल्ली टर्जिड स्वॉलन प्रोटोप्लाज्म वाला सेल है ये। पर अब इसी स्वॉलन प्रोटोप्लाज्म से श्रिंकेज हो गया ना, देखिए पानी बाहर आ गया, जितना भी वैक्यूल था उसका पूरा पानी बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक, और बन जाएगा प्लासिड सेल, श्रंकन प्रोटोप्लाज्म। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें एक फुल्ली टर्जिड यानी कि एक फुल्ली स्वॉलन प्रोटोप्लाज्म, फुला हुआ प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और बन जाता है श्रंकन प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्लासिड सेल, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये आपका कौन सा टाइप का सेल है? फुल्ली टर्जिड। ये फुल्ली टर्जिड सेल है। अब इसको मैं एग्जॉस्ट प्रोसेस कर रहा हूं, ये पूरा मटेरियल अंदर की तरफ श्रिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसके नीचे लिख लेना टर्जिड सेल। क्या लिखोगे? टर्जिड सेल। और इसका एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं, है ना। सेम सेल वॉल को कुछ नहीं होगा ना, सेल वॉल जैसी है सेल वॉल वैसी ही रहेगी। फर्क किसको पड़ेगा? अंदर के मटेरियल को, अंदर के प्रोटोप्लाज्म को। अंदर क्या है पूरा आपका प्रोटोप्लाज्म, उसको फर्क पड़ेगा। ये जो पूरा इतना बड़ा हो गया ना, इसको मैं श्रिंक करने वाला हूं। ऐसा दिखा भी देना, पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अपन प्लासिड सेल। प्लासिड सेल। तो एंडोसाइटोसिस का भी डेफिनेशन लिखाया था मैं, वो अमीबा वाला था। और ये प्लाज्मोलिसिस, ये डेफिनेशन कई बार आते हैं ना कि डिफाइन करो। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर है ये डेफिनेशन? ओके। आ सकता है।
चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्लास से अपन रिवीजन चालू करेंगे। कुछ एमसीक्यूज करते हैं ना, क्वेश्चन भी लिखते जाना पर आंसर के साथ लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट डीएनए, बी है प्रोटीन, सी है दोनों डीएनए एंड प्रोटीन, एंड फोर्थ है आरएनए। क्या होगा इसका आंसर? सी, हाँ दोनों डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, टिक भी करते जाएंगे सही आंसर को, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, है ना, जिसके पास एक ही मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो डबल लेयर स्ट्रक्चर था ना, याद है, अंदर का लेयर फोल्डेड था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। माइटोकॉन्ड्रिया, फिर बी है आपका वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल। सी है, हाँ वैक्यूल होता ही है। सी है लाइसोसोम्स, ये भी होता है, दोनों है। एंड डी है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, इसका भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी एंड सी दोनों, बोथ बी एंड सी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें दो आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, वैक्यूल एंड लाइसोसोम्स, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हाँ क्योंकि दूसरा तो गलत हो गया, मतलब दूसरा नहीं प्रेडिक्ट किया ना आपने, तो दोनों ही बताना है। हाँ, हो सकता है वैसा भी आ जाए। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसका तो आप आंसर बता सकते हो। प्रोकैरियोट्स के अनडिफाइंड न्यूक्लियस को अपन ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोइड। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड, इसको मैं मल्टीपल चॉइस से फिल इन द ब्लैंक कर देता हूं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोइड। ठीक है, स्पेलिंग बस ध्यान देना आप लोग, है ना, कि कई आप लोगों ने न्यूक्लियस की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी टेस्ट में, कई लोगों ने न्यूक्लियर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। तो इन बायोलॉजी में स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखना। द ऑर्गेनली, द ऑर्गेनली involved in forming, the organelle involved in forming complex sugars, complex sugars from simple sugars, from simple sugars is, इसका आंसर लिख लो।
गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस भी है ना इसका नाम, गोल्जी बॉडीज। देखिए क्या होता है ना, हमारी बॉडी में हमने जो भी स्टार्च खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, वो तो डाइजेस्ट हो चुका है सिंपल शुगर में, तो आपके सेल को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, तो ये कन्वर्ट करता है उस ग्लूकोज को वापस से कार्बोहाइड्रेट में। जैसे राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो आप समझना एक चीज को है ना, आप जितना भी खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट समझ रहे हो ना, एक न्यूट्रिएंट होता है आपका, जो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन कौन से खाने में, आपके चावल में होगा, रोटी जो आप खाते हो उसमें होता है, सब कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, कार्ब्स, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कार्ब्स। तो ये डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इसलिए करते ताकि ये सेल के अंदर घुस सके। ये कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर नहीं घुस सकता, बड़ा है, नहीं घुस पाएगा, तो हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो अंदर घुस जाए। अंदर घुसने के बाद गोल्जी बॉडीज उसको फिर से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा प्रोटीन भी हम खाते हैं, जैसे दाल खाए तो दाल में प्रोटीन होगा, मिल्क पिए तो मिल्क में प्रोटीन है, तो प्रोटीन को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में, ताकि ये सेल के अंदर घुस सके। बट सेल में जाने के बाद राइबोसोम्स इनको फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हैं क्या, क्योंकि सेल को भी तो प्रोटीन चाहिए, सेल को भी तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो ये लोग वो करेंगे। गोल्जी बॉडीज सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करेगा। सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया। हाँ, नहीं भाई, गोल्जी बॉडीज अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, राइबोसोम्स, और गोल्जी बॉडीज ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना एक और। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, स्यूडोपोडिया मत लिख देना, समझ रहे हो, स्यूडोपोडिया तो उसके स्ट्रक्चर का नाम है ना, प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। समझ रहे हैं, इसका भी डेफिनेशन लिखे अपन एंडोसाइटोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किचन ऑफ द सेल में आप लोग प्लास्टिड लिख रहे हो, प्लास्टिड मत लिखो, क्योंकि प्लास्टिड तो और भी टाइप के होते हैं ना। स्पेसिफिकली कहां होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में। जब किचन बोला है तो क्लोरोप्लास्ट ही आंसर होना चाहिए, प्लास्टिड नहीं। नो डाउट कि क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड ही है, बट ऐसे तो और भी प्लास्टिड्स होते हैं, बट हर को किचन थोड़ी ना बोलेंगे आप, पर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट को हम किचन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किचन क्यों बोल रहे हैं, खाना बनाना, कहाँ खाना बनाते हैं हम, किचन में खाना बनाते हैं। तो प्लांट के लिए, लीफ के लिए किचन कौन हुआ, क्लोरोप्लास्ट, नॉट प्लास्टिड्स। ठीक है। ऑर्गेनली, ऑर्गेनली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन मत बोलो, विदाउट अ मेम्ब्रेन बोलो, विदाउट अ मेम्ब्रेन। कौन है ये, इकलौता जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, सबसे छोटा भी है ये, राइबोसोम्स, है ना, एक ऑर्गेन लेस, सॉरी एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है ये। सुन रहे हैं,
एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, ठीक है। lipid molecules in the cell, lipid molecules in the cell are synthesized by कौन बनाता है लिपिड? कुछ भी, लाइसोसोम्स आपके सुसाइडल बैग्स हैं, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं डाइजेशन के लिए। लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं हमारे एक ऑर्गेनली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सा वाला? स्मूथ, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और लिपिड कौन बनाता है? स्मूथ वाला, जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में SER भी बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखना इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर दी consequences of following conditions? consequences का मतलब है रिजल्ट, है ना। consequences का मतलब क्या होता है? रिजल्ट क्या होगा इस चीज का। व्हाट आर द consequences of following conditions? ठीक है, कंडीशन नंबर 1 है, ए डाल के लिखेंगे, अ सेल हैविंग higher water concentration than the surrounding medium, कंडीशन नंबर 2 लिखना, वहां पे स्पेस छोड़ना, आंसर लिखेंगे उसका, एक वर्ड का आंसर रहेगा। अगला है अ सेल हैविंग लो वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम, and third, a cell having equal water concentration, आपको पता है क्या होगा तीनों का आंसर? क्या नहीं तो होगा क्या? प्रोसेस बताओ ना। हाँ तो किस टाइप का? पहले वाले में क्या होगा? एक्स होगी, सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो बाहर आएगा, दूसरे में सेल के अंदर पानी कम है तो अंदर जाएगा, एंडो, और तीसरे में इक्वल है तो नो चेंज, नो ऑस्मोसिस। अ सेल हैविंग इक्वल वाटर कंसंट्रेशन टू इट्स सराउंडिंग ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर लिख लेंगे एक्सोऑस्मोसिस, सेकेंड का आंसर एंडोऑस्मोसिस,
और थर्ड में आप लिख देंगे नो चेंज, कुछ नहीं होगा सेल में, नो चेंज। ठीक है। एक और बस लास्ट क्वेश्चन लिख लो। ऑर्गेनली विच इज कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, ऑर्गेनली विच इज कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स। हाँ हाँ, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड पे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनलीज विच एक्ट एज या विच आर स्कैवेंजर्स ऑफ सेल, तो कौन है ये? लाइसोसोम्स। स्पेलिंग आप लोग सबके एक बार लिख करके देखो, एक पेज अलग से ले लो, जितने भी इसमें सारे टफ वर्ड्स हैं उसकी स्पेलिंग लिखो एक पूरे एक पेज में, है ना। और सबका मीनिंग समझो कि इसका मीनिंग मुझे आता है कि नहीं, समझ रहे हैं क्या? तो अच्छे से इसको पढ़ो, मैं एक बार और टेस्ट लूंगा जब मैं रिवाइज करवाऊंगा इस चैप्टर को। तो अगली 3 क्लास में, 4 क्लास में आप लोग की स्कूल खुलने से पहले हम जो तीनों चैप्टर कर चुके हैं उन तीनों को रिवाइज करेंगे और एक एक बार तीनों का टेस्ट होगा। पहले मैटर वाले चैप्टर का मैंने टेस्ट नहीं लिया था, बट मोशन का एक बार छोटा सा टेस्ट हो चुका है और एक इसका भी छोटा सा टेस्ट एक बार हो चुका है, और अभी कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट लूंगा मैं रिवाइज कराते कराते। ठीक है, तो स्कूल खुलने से पहले अपन एक बार तीनों को रिवाइज कर लेते हैं और फिर नया चैप्टर चालू करेंगे केमिस्ट्री का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। बस एक काम इस चैप्टर में लास्ट बच गया है, वो क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम मैं भेजूंगा।